नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये इश्क ही तो है। और इस कहानी का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। उसे अपने केबिन में देख दीप्ति का माथा ठनक गया। आप यहाँ? कुछ काम है आपको? काम तो 2 दिन बाद शुरू होगा, लेकिन मुझे ये पूछना है कि तुम कौन से जन्म का बदला ले रही हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जो सर के सामने मुझे नीचा दिखाने पर तुली थी? पराग थोड़े गुस्से से बोला। मैं तो बस सच्चाई कह रही थी, दीप्ति दो टुक जवाब देते हुए बोली। ओ सच्चाई की देवी, मेरे जिंदा दिल स्वभाव को तुम मेरी काबिलियत से जोड़कर देख रही हो। क्या हंसमुख जिंदा दिल इंसान काबिल नहीं होते? क्या सिर्फ तुम्हारे जैसे सड़ियल लोग, जिनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, वही काबिल होते हैं? क्या खुश रहकर काम नहीं किया जा सकता, या हमेशा टेंशन सिर पर लेकर ही काम किया जाता है? तुम्हें इस कंपनी में आए अभी 1 साल हुआ है, और इस 1 साल में मुझे नहीं लगता है कि तुमने कोई ऐसा तीर मारा है जिससे तुम अपने आप को फन्ने का समझो। चलो, मुझे तो 1 साल हुआ है, लेकिन आपको तो इस कंपनी में 3 साल हो गई। आपने कितने तीर मार लिए मिस्टर पराग? इन 3 सालों में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। यह अलग बात है कि सर ने पहली बार मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और देखना, इसे मैं पूरा करके भी दिखाऊंगा, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को गुड़ गोबर नहीं किया तो। पराग दीप्ति को घूरते हुए बोला। मैं? यह बात आप मुझसे कह रहे हो? यह तो मुझे आपसे कहना चाहिए। सर ने भी पता नहीं क्या सोचकर टीम बनाई है। दीप्ति भुनभुनाते हुए बोली। बहुत सोच समझकर टीम बनाई है सर ने। कम से कम पता तो चले कौन कितने पानी में है। वैसे जब से सर ने इस प्रोजेक्ट की बात की है, देख रहा हूं, तब से तुम हो हल्ला ही मचा रही हो। मुझे लगता है तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और यह बात सबके सामने तुम कहने में झिझक रही हो। इसलिए सर के सामने साफ साफ ना कहे अपनी कमजोरी का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कि तुम यह काम ढंग से नहीं कर पाओगी। सच कह रहा हूं ना मैं, मिस दीप्ति? पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और आपसे क्यों डरूंगी मैं? आपसे और आपकी काबिलियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। दीप्ति व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली। फिर इतना हो हल्ला क्यों? साबित करके दिखाओ, देखता हूं कितने पानी में हो तुम। दिखा दूंगी। और आप जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो ना, देख लेना बीच में ही मैदान छोड़कर ना भागो तो। देखते हैं मैदान छोड़कर कौन भागता है। तुम्हारी जैसी बड़बोली नकचढ़ी, दूसरों से जलने वाली, या मेरे जैसा कुछ कर दिखाने वाला। कहते हुए पराग गुस्से से पैर पटकता हुआ केबिन से बाहर निकल गया। तभी पीहू, जो वहां दीप्ति को बधाई देने पहुंची थी, पराग को गुस्से से बाहर निकलता देख उसने दीप्ति से उसका कारण पूछा। दीप्ति ने अब तक की सारी बात उसे बताई। सुनकर पीहू चौंकते हुए बोली। पागल हो गई है क्या दीप्ति तू? माना तुझे पराग पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सर के सामने ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे। और वैसे भी तू जानती कितना है उसके बारे में? कभी तूने खुलकर उससे बात की? हमेशा उसकी हंसी मजाक का तू गलत मतलब निकालती आई है। जरूरी है सब तेरी तरह हो? सबका अपना अपना नेचर है। हंसी मजाक की आदत है उसकी बस, लेकिन कभी भी किसी फीमेल एम्प्लॉय से बदतमीजी नहीं की उसने। सबकी आगे बढ़कर मदद करता है। उसके जैसा नेक दिल इंसान तो इस कंपनी में दूसरा कोई नहीं। हाँ, नहीं हुआ उसका प्रमोशन क्योंकि उसे तरक्की की भूख नहीं। प्लीज दीप्ति, आगे से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। पीहू की बात सुन दीप्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना कुछ बोले बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला दिया। देखकर पीहू मुस्कुराते हुए बोली। गुस्से में तुझे कुछ ज्यादा ही सुना गई। आई तो तुझे बधाई देने थी, लेकिन तेरी बेवकूफ़ी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना यार। नहीं पीहू, एक तुम ही तो हो जो मुझे सहेली के साथ साथ बड़ी बहन की तरह सही गलत के बारे में समझाती हो।
मुझे तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं लग सकता, दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली। चल तो इस बात पर आ गले लग जा। कहते हुए पीहू दीप्ति के गले लग गई। अच्छा, सुन एक बात कहूँ। प्लीज पीहू, अब मुझे पराग से सॉरी बोलने के लिए मत कहना, यह मुझसे ना हो सकेगा। नहीं यार, मैं तुझे सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रही, और सॉरी बोलने की तुझे जरूरत भी नहीं है। अरे बड़े ही साफ दिल का इंसान है पराग। वह तो केबिन तक जाते जाते इन सब बातों को भुला भी चुका होगा। मैं तो बस यह कह रही थी, या तो तू आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी की पार्टी दे, वरना मेरी जगह शाम को खाना तू बनाकर खिला देना। बोल कौन सा ऑफर मंजूर है तुझे? पीहू शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। पीहू की बात सुन दीप्ति की हंसी छूट गई। तू भी ना पीहू, कहते हुए दीप्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात का खाना खाकर दीप्ति और पीहू बैठे ही थे कि तभी दीप्ति का फोन बज उठा। उसने घड़ी पर नजर डाली और समझ गई कि मम्मी का फोन होगा। अरे क्या सोच रही है, तेरे ही फोन की घंटी बज रही है, जरूर अंकल आंटी का फोन होगा। चल तू बात कर जरा, मैं थोड़ा सा बालकनी में फ्रेश हवा लेकर आती हूँ। कहकर पीहू बाहर निकल गई। दीप्ति ने अनमने मन से फोन उठा लिया। हेलो दीप्ति, कैसी है बेटा? ठीक हूँ मम्मी, आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक है बेटा। और तूने खाना खा लिया? हाँ मम्मी, बस अभी खाना खाकर ही बैठे थे। और बता, कैसा रहा ऑफिस में तेरा दिन? कुछ खास हुआ क्या? बस मम्मी, ऑफिस में तो रोज़ का वही काम, लेकिन एक खुशखबरी है आपके लिए। कहते हुए दीप्ति ने अपनी मम्मी को प्रोजेक्ट वाली बात बताई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। खूब मन लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना। अपने सर को शिकायत का मौका मत देना। वैसे तो मुझे पता है मेरी बिटिया बहुत समझदार है। जिसको जिस काम को करने की ठान लेती है, उसे पूरा करके ही दम लेती है। मेरा और तेरे पापा का आशीर्वाद है तेरे साथ। हाँ मम्मी, कोशिश पूरी रहेगी, और आगे ईश्वर की इच्छा। वह तो है ही बेटा, ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। अच्छा, तूने खुशखबरी सुनाई है तो मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। अपनी मम्मी की आवाज़ की खनक सुनकर दीप्ति समझ गई कि उसकी मम्मी की उसे क्या खुशखबरी देना चाहती है। मम्मी प्लीज़, फिर से रिश्ते की बात लेकर मत बैठ जाना। मैंने कहा ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बिटिया, सारी उम्र तो कंवारी नहीं रहोगी ना। लड़का हो या लड़की, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है। और हम कब तक हैं? हमें किस बात की सज़ा दे रही है बेटा तू? एक बार तूने अपने मन की करके देख ली, इस बार अपने मम्मी पापा की बात का मान रख ले। हमने हमेशा तेरी इच्छा को ही सर्वोपरि रखा है, लेकिन तू हमेशा से। चल छोड़ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। बेटा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। दीप्ति की मम्मी थोड़ा नरम होते हुए बोली। देख, तूने दूसरे शहर जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई, हमने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हमारे लिए कितना मुश्किल था तेरे बगैर रहना, लेकिन तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ मम्मी, मानती हूँ इस बात को कि मैं हमेशा से जिद्दी रही हूँ, और आपने मेरी जिद के आगे हमेशा अपने घुटने टेके हैं। लेकिन मम्मी, अरे मेरी लाडली बेटी है तू, अपनी लाडली बेटी की बात क्यों नहीं मानेंगे भला हम? अच्छा सुनना, बातों में फिर बात रह जाएगी। तेरी छोटी मौसी कल यहाँ किसी शादी में आई थी। रात को यहीं रुके तेरे मौसा और मौसी। तेरा जिक्र छेड़ा तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया तेरे लिए। लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है। 1 साल के 50 लाख रुपए कमा रहा है। बस उन्हें लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी वाली चाहिए थी। हमारी बिरादरी में कहाँ इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 12वीं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बीए। तेरी मौसी ने जब तेरी डिग्रियों का जिक्र किया, तो उन्होंने तो तुझे बिना देखे ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़का इतना पढ़ा लिखा और इतनी ऊंची पोस्ट पर है, तो उन्हें लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए थी। सुनकर हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी बेटी इतनी किस्मत वाली है। बेटा, हाँ कह दे, एक बार मिलने में क्या बुराई है? क्या पता बात बन जाए। दीप्ति की मम्मी उसे समझाते हुए बोली।
मम्मी प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। क्यों बार बार शादी का जिक्र करके मेरे जख्मों को हरा करती हो? अगर मैं इतनी ही किस्मत वाली होती तो वह सब कहते कहते दीप्ति का गला भर आया। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, हम तेरा बुरा नहीं चाहेंगे। तेरा दिल दुखाकर क्या हम चैन से रह पाएंगे? तेरी मम्मी पापा ने हमेशा तेरी बात मानी है, तेरी हर इच्छा पूरी की है। क्या तू अपने मम्मी पापा की यह एक इच्छा पूरी नहीं करेगी? दीप्ति की मम्मी भावुक होते हुए बोली। मम्मी पता है मुझे, आप और पापा मेरी खुशियों के लिए ही जी रहे हो, लेकिन मम्मी मुझे अभी थोड़ा समय और दो। जब मैं थोड़ा संभल जाऊंगी तो मैं खुद आपसे आगे बढ़कर इस बारे में बात करूंगी, लेकिन तब तक आप फिर कभी मेरी शादी का जिक्र मत करना प्लीज़। रिक्वेस्ट है आपसे, दीप्ति भर्राई आवाज़ में बोली। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। हमने तो हमेशा तेरी इच्छा को ही ऊपर रखा है। बस बेटा, सोचने में इतना समय मत लगा देना कि तेरे मम्मी पापा इस दुनिया से। ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। कहते हुए दीप्ति की मम्मी की आवाज़ रूंध गई थी। फ़ोन रखते ही इतनी देर से दीप्ति की आंखों में जो आंसुओं का सैलाब रुका हुआ था वह बह निकला। तभी पीहू भी अंदर आ गई और दीप्ति को रोता देख वह घबराते हुए उसके पास आई और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, क्या बात है दीप्ति, सब ठीक तो है ना? अंकल आंटी, दीप्ति अपने आप को संभालते हुए बोली। पीहू, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। फिर तू इतनी उदास क्यों है और तेरी आंखों में यह गंगा जमुना? बस ऐसे ही, दीप्ति अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोली। क्या आज फिर तेरी शादी का जिक्र चला? पीहू उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली। दीप्ति ने हाँ में गर्दन हिला दी। यह देख पीहू थोड़ा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दीप्ति, कितनी अजीब बात है ना। तेरे घर वाले तेरे बारे में सोचते हैं, वे चाहते हैं कि तेरा घर बसे, और तुझे उनकी यही बात बुरी लग जाती है। कारण मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तेरे प्रति उनका फिक्र बहुत अच्छी लगती है। लगी भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मेरे मम्मी पापा ने हम भाई बहनों के लिए ऐसी फिक्र या प्यार कभी दिखाया ही नहीं। उन्हें अपने लड़ाई झगड़ों से ही, अपने अहम से फुर्सत मिले तो हमारे सुख दुख को देखे ना। पापा अपना दुखड़ा पीकर और मम्मी अपनी भड़ास रोकर या अपनी माँ को दुखड़ा सुनाकर पूरा कर लेती है, लेकिन हम किससे कहें? हमारी तरफ देखने की तो उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं रही। मैं बड़ी थी और कब इतनी बड़ी हो गई कि अपने दोनों भाई बहनों के लिए कब माँ बाप बन गई, खुद मुझे ही पता नहीं चला। ज़्यादा पीने के कारण पापा अब किसी काम के लायक नहीं, और अब मम्मी उनकी ऐसी हालत देखकर रोती रहती है। फुर्सत तो उन्हें अब भी नहीं है हमारे बारे में सोचने की, और मेरी शादी के बारे में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर जो है। पीहू, तुम अपने अंदर इतना दुख समेटे बैठी थी, लेकिन कभी तुमने बताया ही नहीं। दीप्ति हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। कभी तुमने पूछा भी तो नहीं है दीप्ति, या यूं कहूं कि तुम खुद ही अपने दुखों में इतना दुखी रही हो कि तुम्हें सामने वाले के दुख दिखे ही नहीं। दिखते कैसे पीहू? तुम तो हमेशा इतनी बिंदास हंसती मुस्कुराती रहती हो। कौन कहेगा तुम्हें देखकर कि तुम्हारा अतीत इतना दुखदाई रहा? तो क्या करती दीप्ति, सबके सामने अपने दुखों का ढिंढोरा पीटती, या फिर तुम्हारी तरह चुप्पी की चादर ओढ़कर तनाव लेकर घूमती रहती? क्या होता है इससे? क्या कुछ बदल जाता है? नहीं ना। और वैसे भी बहुत कम लोग ही मिलेंगे जो तुम्हारे दुख तकलीफ को समझे, वरना तो लोग तुम्हारे सामने अपना बनकर सुनेंगे और पीछे से हंसी उड़ाएंगे। इसलिए जब से मैंने होश संभाला है, अपनी जीने का एक ही फलसफा बना लिया है। जिंदगी, तू बड़ी जिद्दी है। जिद्दी मैं भी कम नहीं। तेरे हर गम को हंस कर पी लूंगी मैं। अपने हिस्से की खुशियां आज नहीं तो कल हासिल करके रहूंगी मैं। पीहू बेफिक्र अंदाज से मुस्कुराते हुए बोली। दीप्ति उसे एकटक देखती रह गई। कहाँ फंसा दिया सर ने मुझे। 11 बजने को आए और जनाब का कहीं अता पता नहीं।
दीप्ति गुस्से में भुनभुनाते हुए मन ही मन बोली कि तभी उसे सामने से पराग आता हुआ दिखाई दिया। सॉरी दीप्ति, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, पराग हाँफते हुए बोला। आज हमारे असाइनमेंट का पहला दिन है और तुम पहले ही दिन लेट। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। दीप्ति गुस्से से उसे देख घूरते हुए बोली। अरे यार, सॉरी बोल तो दिया, कोई जानबूझकर लेट नहीं हुआ। जितना ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी है। पराग अपने कंधे से बैग उतारते हुए बोला। लग तो नहीं रहा। दीप्ति गुस्से से उसे देखते हुए बोली। क्या करूं जिससे तुम्हें लगे। चलो छोड़ो, पहले ही लेट हो गए हैं, काम शुरू करें। पराग अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला। लेट मेरी वजह से नहीं मिस्टर पराग, लेट आपकी वजह से हुए हैं। अरे यार, तुम्हारी गाड़ी इस लेट से आगे बढ़ेगी या नहीं। कहते हुए पराग ने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइलें निकाली और चुपचाप काम करने लगा। दीप्ति ने भी अपनी नज़रें अपने लैपटॉप में गड़ा ली। लंच तक दोनों ने ही प्रोजेक्ट से जुड़े अपने अपने असाइनमेंट लगभग कंप्लीट कर लिए थे। लाओ एक दूसरे का रीचेक कर लेते हैं, इसके बाद फील्ड पर चलेंगे। पराग ने अपना लैपटॉप दीप्ति की तरफ करते हुए कहा। क्या आप मेरा असाइनमेंट चेक करेंगे। दीप्ति उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो, वरना मुझे शौक नहीं है। पराग कंधे उचकाते हुए बोला। फिर कुछ सोचते हुए दीप्ति ने अपना लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया। दीप्ति ने जब पराग के काम पर गौर किया तो वह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, बिंदास लापरवाह सा दिखने वाला यह लड़का इतना सीरियस होकर कुछ ही घंटों में इतना बढ़िया काम भी कर सकता है। गुड मिस दीप्ति, वेरी गुड। भाई तुम्हारे काम में कमी हो ही नहीं सकती। मिस परफेक्शनिस्ट हो तुम। मुझे तो पहले ही पता था। वो तो मैंने जस्ट टाइम पास करने के लिए तुम्हारा लैपटॉप ले लिया था। 200 आउट ऑफ 100। पराग ताली बजाते हुए बोला। अब जरा मेरा रिजल्ट भी बता ही दो, धड़कनें बढ़ रही है मेरी। पराग मासूम सा चेहरा बना दीप्ति की तरफ आस भरी नजरों से देखते हुए बोला। 100 आउट ऑफ 100 मिस्टर पराग। दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली। क्या कहा, क्या कहा, जरा एक बार फिर से कहना। पराग लगभग उछलते हुए बोला। उसका ड्रामा देख दीप्ति को भी हंसी आ गई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी मुस्कुराहट को अपनी संजीदगी के पीछे छुपा लिया। अरे यार, मजाक नहीं कर रहा। आज तक मेरे पूरे नंबर नहीं आए तो कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम दोबारा नहीं बताना चाहती तो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारी नज़रों में जो मेरी इमेज बनी हुई थी वह पहले दिन दूर तो हुई, अब आगे काम करना आसान रहेगा। आज से हम दोनों दोस्त। आई मीन जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो। पराग अपना हाथ आगे करते हुए बोला। प्लीज़ मिस्टर पराग, हम दोनों कलीग हैं और वैसे भी मैं जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करती। अब आप यह ओवर रिएक्ट करना बंद करें, थोड़ा हवा में कम उड़ें। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे पता चलेगा कौन। दीप्ति की बात सुन बेचारे पराग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दीप्ति घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। मिस्टर पराग, लंच का समय हो गया है तो हमें बातों में समय जाया ना कर लंच कर लेना चाहिए, उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं। कहते हुए वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होने के बाद दीप्ति ने अपना टिफिन निकाला। तब तक पराग भी फ्रेश होकर आ गया। दीप्ति के टिफिन पर नज़र पड़ते ही वह उछलकर खुश होते हुए बोला। वाह, भिंडी की सब्जी मेरी तो फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता मुझे भिंडी अच्छी लगती है। आज मेरा भिंडी खाने का मन था। और दीप्ति ने कोई जवाब दिए बिना अपनी सब्जी का टिफिन उसकी ओर बढ़ा दिया। ओह थैंक्स, सारी ले लूं या तुम्हारे लिए भी बचानी है। पराग बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, लेकिन जैसे ही उसने दीप्ति की तरफ देखा तो वह छिप गया। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो। मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूं कि जिसका टिफिन है उसे ही खाने को ना दूं। वैसे क्या तुम मेरी सब्जी लेना पसंद करोगी। वैसे ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है, उसकी शक्ल देखकर ही तुम्हारी भूख मर जाएगी। लेकिन फिर भी एटिकेट्स तो यही कहता है कि साथ वाले को
अपना खाना ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए। कहते हुए पराग ने अपना टिफ़िन दीप्ति की ओर बढ़ा दिया। वैसे सब्ज़ी इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, थोड़ी जल गई है, लेकिन स्वाद बराबर है। चख कर तो देखो। पराग के फ़ोर्स करने पर दीप्ति ने उसके टिफ़िन पर नज़र डाली। देखते ही उसका माथा घूम गया। आलू की सब्ज़ी जिसमें सारे आलू जलकर काले हो चुके थे। अरे! बस देखो मत, देखने के लिए टिफ़िन आगे नहीं किया। ले लो यार, वैसे भी तुम्हारी आधी सब्ज़ी तो मैंने ही ले ली। पराग अपने हाथ में लिया रोटी का टुकड़ा और उस पर लगी भिंडी की सब्ज़ी दीप्ति को दिखाते हुए बोला, बस मिस्टर पराग, मेरा तो देखने से ही पेट भर गया। आप खाइए, इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी खाने की मुझे आदत नहीं है। दीप्ति के कहने का अर्थ समझकर पराग के गले में खाने का टुकड़ा अटक गया। वह खांसने लगा। यह देख दीप्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। आइए मिस दीप्ति, आइए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। पीहू ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे वाह पीहू, तुमने कैसे जान लिया कि मुझे इस समय एक चाय की सख्त ज़रूरत थी? दीप्ति अपना लैपटॉप व पर्स एक तरफ रखते हुए बोली। माना मिस दीप्ति, हम तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन बुद्धू भी नहीं। हमारे लीजेंड अर्जुन सर ने आपके नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी सेवा पाने में कोई कोर कसर बाकी ना रखें। और वैसे भी जिम्मेदारी बड़ी है तो उसे निपटाते हुए थकान होना लाजमी है। क्या यार पीहू, आते ही टांग खींचना शुरू हो गई? दीप्ति हाथ धोते हुए बोली। ना डियर ना, मैं मजाक नहीं कर रही बल्कि सच्चाई बयां कर रही हूँ। यार इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, इसमें दो राय नहीं। मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ दिए हों तो क्या अब इस इंटेलिजेंट गर्ल को एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी जो इतनी देर से पतीले में खोलने लग रही है? दीप्ति कुर्सी पर बैठते हुए बोली। जरूर जरूर, मैं अभी 1 मिनट में गई और 2 मिनट में दीप्ति के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर हाजिर हुई। ये ले मेरी बहना, पीयू के हाथों की गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय, जिसको पीकर तुम्हारे दिन भर की थकावट छुमंतर हो जाएगी। और पीकर बता कैसी बनी है। पीहू उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। बस रहने दो, मुझे ज़्यादा झाड़ पर मत चढ़ाओ। और पीहू, हम सभी यहाँ पर टैलेंटेड हैं, हम सब में काबिलियत है, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर पाए। ज़रूरी नहीं कि दूसरों की नज़रों में अपनी काबिलियत का आकलन करें। पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा, तभी आगे वाला भी आपकी आगे बढ़कर तारीफ कर पाएगा। दीप्ति चाय का घूंट भरते हुए बोली। वायदा भी चाय बहुत अच्छी बनी है। वैसे भी शायद ही कोई तुम्हारे जितनी अच्छी चाय बना पाता हो। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, मेरी जैसी चाय कोई नहीं बना पाता। बाकी मुझ में और क्या क्वालिटी है यह मुझे नहीं पता। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, ये सरदर्द पराग की वजह से तो नहीं? ज़्यादा परेशान तो नहीं किया उसने तुम्हें? पीहू चाय का घूंट भरते हुए बोली। वैसे पीहू, तुम सही कहती थी, जितना बेवकूफ़ वह दिखता है उतना है नहीं। भगवान ने उसे अच्छा खासा दिमाग दिया है। यह तो आज उसका काम देखकर ही पता चल गया कि बंदा इंटेलिजेंट है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।